डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, उसका पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब जो अगला टॉपिक है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इससे सवाल आता ही आता है। आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लें जो कंप्यूटर साइंस का है, इससे सवाल आता ही आता है। और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आम राय बनी सभी पढ़ने वालों की भी, तो पाइथन की तरफ चलेंगे। अगर सबकी राय हुई तब सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाना मेरे लिए भी आसान है, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ाने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर में दो टॉपिक को आप अच्छे से कीजिएगा। एक जो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर वो ट्रैवर्सल वाला अच्छे से समझ लीजिएगा, उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों पर प्रैक्टिस कीजिए, और सवाल मैं जल्दी ही आपको दूंगा। और दूसरा ये पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स, इसको एक्सप्रेशन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये दो चीज़ बेहद ज़रूरी है। इन दो में से दोनों तो फेल हो ही नहीं सकता, सवाल तो आएगा ही आएगा। तो खैर डेटा स्ट्रक्चर का मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है, इस वीडियो में भी मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। अभी हम लोग सी प्लस प्लस पे चलते हैं। अगर आप कंटेंट पर ध्यान दें तो डेटा स्ट्रक्चर मैंने पिछली बार भी करवाया था, इस बार भी करवाया है। डेटा स्ट्रक्चर का जो पिछली बार कंटेंट था वो इस बार के कंपेयर में पहले वाला थोड़ा आसान था, इस बार मैंने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स किया, कई सारे नए नए टॉपिक्स को डाला, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा अप किया था। ठीक, यही काम मैं सी प्लस प्लस में भी करूंगा, लेकिन सी प्लस प्लस का आज पहला दिन है, इसलिए हम लोग बेसिक टर्म्स तक ही रहेंगे, और इसके बाद जब आगे हम लोग सी प्लस प्लस में जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हुई दिखेंगी पिछली बार के कंपेयर में। सी प्लस प्लस में दो ही तरह के सवाल आ सकते हैं। एक तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, इनहेरिटेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। दूसरा कुछ प्रोग्राम हो सकता है, प्रोग्राम में बताइए कि एरर कहाँ पे आएगा, या प्रोग्राम में बताइए कि आउटपुट क्या होगा। यही दो तरह के सवाल सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रिपीट होते रहते हैं, जो एक कॉमन है, जो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो खैर अभी हम लोग सी प्लस प्लस की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आगे आने वाले कुछ दिनों तक सी प्लस प्लस चलेगा। मैं एग्जामिनेशन खत्म होने से आने से 15 दिन पहले तक सारा करवा दूंगा। बाकी आप लोग सारे वीडियोस को देख जाइए, आपको ठीक ठाक फ़ायदा हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैं इस बारे में श्योर हूँ। जहाँ तक MCQs का है, मुझे लग रहा है उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, मुझे MCQs और करवाना चाहिए, उस पर मैं आगे चल के फोकस करूँगा। अभी देखिए अपनी सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पहले का क्या था, जो सी था, सी प्लस प्लस क्या है, सी का ही एक एग्जैजरेशन है, सी का ही एक अपग्रेडेशन है। सी को ही बढ़ा चढ़ा दिया गया, उसमें कुछ फीचर को ऐड कर दिया गया, तो सी प्लस प्लस बन गया। सी में और सी प्लस प्लस में फ़र्क यह है कि सी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर आप सी में कोई प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। सी प्लस प्लस में उसी काम को आसानी से किया जा सकता है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, प्रोग्राम लिखना बेहद आसान होगा। जैसे सी में क्या होता था कि कोई प्रोसीजर या रूटीन है, हम लोग उसको कॉल करते थे बार बार। यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा प्लस फंक्शन। डेटा क्या हो सकता है, कोई भी आपने इंटीजर डाला, किसी का एज डाला, किसी का नाम डाला, कैरेक्टर डाला, स्ट्रिंग डाला, तो वो डेटा है। और फंक्शन जो आपने उस पर लॉजिक ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, कुछ भी करा, तो डेटा प्लस फंक्शन यही मिल करके दोनों ऑब्जेक्ट बनता है। और दोनों को इनकैप्सुलेट कर दिया गया, मतलब दोनों को मिला करके एक में एक कॉमन चीज़ बना दी गई है, और इस कॉमन चीज़ से हम लोग खेलेंगे। इसी को हम लोग अपने तरीके से जहाँ जहाँ प्रोग्राम में ज़रूरत रहेगी दोनों को मिक्स करके यूज़ करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि दो चीज़ें हैं, उसको एक बना के इस्तेमाल करना, दोनों को अलग अलग करके इस्तेमाल करना, दोनों में फ़र्क है ना, बस वही फ़र्क सी और सी प्लस प्लस में है। तो खैर यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस, और ये सी का ही अपग्रेडेशन है। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप इसके जो डिज़ाइनर हैं उनका जैरने करके नाम है, इनका नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप याद कर लीजिए, अक्सर ये कई बार पूछा जाता है। हालांकि देखिए आपका 80 सवाल में से 15-20 क्वेश्चन तो आपको रहेगा ऐसा जो आसान रहेगा, तो हो सकता है क्या पता कुछ आसान सवाल पूछ दे, तो इस तरह की चीज़ें। तो इनके जो बनाने वाले थे सी प्लस प्लस का, इनका नाम आप याद कर लीजिए, जैरने करके नाम है, बी साइलेंट है। इन्होंने 1983 में बनाया था, और अभी जो रिलीज़ किया था 1985 में। अभी सी प्लस प्लस का लेटेस्ट वर्जन है सी प्लस प्लस 2020 वाला, सी प्लस प्लस 20। आप अगर मेरा पिछला नोट्स देखें सी प्लस प्लस का, तो उसमें 17 लिखा हुआ होगा, लेकिन ये 20 नया है, और 23 एक्सपेक्टेड है इसी साल के आखिर तक, पर अभी तक आया नहीं है। इसलिए अगर लेटेस्ट वर्जन पूछे तो सी प्लस प्लस 20 डालना है आपको।
उसके आगे लिखा हुआ सी प्लस प्लस कंपाइलर्स आर अवेलेबल फॉर न्यूमरस फ्रॉम न्यूमरस कंपनीज, नेमली जो भी है सी प्लस प्लस कंपाइलर आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। आप अगर सी प्लस प्लस चलाना चाहते हैं तो एक कोई एडिटर डाउनलोड कीजिए, आप नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लीजिए, बड़ा आसान है, वो फ्री में मिल भी जाएगा आपको। और कोई भी कंपाइलर आप डाउनलोड कर लीजिए, एक टर्बो का होता था मेरे ख्याल में, जब मैं सी प्लस प्लस अपने कॉलेज में किया करता था, तो टर्बो वाला मेरे ख्याल में आज भी आपको फ्री में मिल जाएगा, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपको करना है प्रैक्टिकली तो अपने लैपटॉप में। तो आपका कंपाइलर भी आ गया, आपका एडिटर भी आ गया, चलाइए सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, फिर देखिए क्या होता है, कितना प्रोग्राम आपका एरर देता है, कितना सक्सेसफुली रन होता है। तो कहने का मतलब है चलाने के लिए, प्रोग्राम को शुरू करने के लिए एक एडिटर चाहिए, कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर के ऊपर बात हो रही थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस गॉट पॉपुलर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, फिर मैं हिंदी में भी बोलूँगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है C++। C is a procedure oriented programming language, while C++ has procedure as well as object oriented properties. The class, object and many other properties were first brought in C++. class, object इस तरह की properties पहली बार C++ में आई थी। आप आगे देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। C++ में ऑब्जेक्ट is called instance of class। ये टर्म आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द बिलो इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है टिक। ये बड़ा फिल्टर करके लिखा हुआ है ये सब पहले का ही। अभी क्योंकि बेसिक चीज़ है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, पहले ही मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, अभी बस समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। प्रोग्राम में जाएंगे तो मैं आपको और एडिट करके पिछली बारी कंपेयर में बेहतर बनाऊंगा मैं इस नोट्स को। तो C++ में अगर आपसे पूछे कि इंस्टेंस ऑफ क्लास, देन दैट इज ऑब्जेक्ट। Object is an abstract data type created by programmer। Abstract data type क्या होता है या abstraction क्या होता है, आगे इसी में लिखा हुआ है, थोड़ा वेट कर लीजिए, टर्म को याद रखिए। Abstract data type जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है वो ऑब्जेक्ट है। A single object can have multiple properties and methods। Object is equal to data plus function। अभी थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, जब प्रोग्राम में जाएंगे हम लोग तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्लास, क्योंकि थ्योरेटिकल टर्म ना कुछ आपको याद रखना भी जरूरी है। आगे देखिए क्लास, दिस इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंटेन्स डेटा एज वेल एज फंक्शन। क्लास के अंदर क्या है, डेटा भी है, फंक्शन भी है। और उसके बाद कीवर्ड क्लास इज यूज टू डिक्लेरेशन जब भी होगा तो क्लास का क्लास नाम से ही होता है। C++ की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है कि क्लास क्या है। आप जैसे ही वहाँ पर आप क्लास लिखेंगे, C++ का लाइब्रेरी कंपाइलिंग के टाइम पे समझ जाएगा कि भाई इसने तो क्लास डिफाइन किया है। बस क्लास की भी आगे क्लासिफिकेशन है, 3 तरह का क्लास हो सकता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अब प्राइवेट आप समझ रहे हैं, प्रॉपर्टीज हाइड होगी, पब्लिक है उसकी प्रॉपर्टीज क्लास के बाहर एक्सेसिबल है। प्रोग्रामिंग में जब हम लोग जाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना याद रखिए कि 3 तरह का क्लास हो सकता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? It means providing only essential information about data and hiding various background details। जो ज़रूरी information है वो आपको provide कर देना है, बाकी सब कुछ छिपा लेना है, यही abstraction है। Abstraction is generally implemented in C++ using classes। ये terms को आप ध्यान रखिए कि abstraction को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, तो क्लास को डिफाइन करेंगे और उसी के थ्रू करेंगे। Encapsulation क्या है? Encapsulation, this is a way of to hide data। इसमें डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन combines data and function in a single unit called class। This way direct access of data gets restricted and access can be given only through function। तो डेटा के एक्सेस को, उसकी पहुंच को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वही इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेट करना मतलब कुछ चीज को इकट्ठा करना। इनहेरिटेंस मतलब टर्म्स में ही बहुत कुछ है, इनकैप्सुलेशन या इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टीज आगे बढ़ेंगी। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अदर। एक बार आपने क्लास में कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया, आगे आपको जितना बार मर्जी उसको आप यूज करते रहिए, पर उसके लिए कुछ कीवर्ड होगा जो आपको याद रखना पड़ेगा क्लास के अंदर। कोड रीयूजेबिलिटी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन प्रोग्रामिंग एंड इट स्टार्टेड विद C++। मैंने आपको कहा था ना कि C में अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम बहुत लंबा होगा, C++ में लिखेंगे तो छोटा होगा।
इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ऐसा होता है कि आप क्लास की एक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, उसके बाद भी उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहां कहीं भी जरूरी है उसको कॉल कर रहे हैं। In inheritance, new class is formed from an existing class of program so that properties can be inherited. Existing class is known as base class, while newly created class is also known as derived class. तो ये सब वो टर्म्स की बात है कि कौन बेस क्लास है, कौन derived क्लास है। ये थोड़े छोटे टर्म्स हैं, पर इसको आप दिमाग में आप रखिए कि बेस क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है, derived क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो और क्लैरिटी होगी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। पॉली मतलब होता है ना एक से ज्यादा, तो उसी से बना है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। इट इज एबिलिटी टू यूज सेम फंक्शन इन डिफरेंट पॉसिबल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक्स द फंक्शन। फंक्शन को इन्वोक कौन कर रहा है उसके बेसिस पर। ओवरलोडिंग, दिस प्रॉपर्टी कैन बी कंसीडर्ड एज टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए ओवरलोडिंग मतलब वर्ड से ही बहुत कुछ डिफाइन हो, पता लग रहा है क्या ऐसे मामला हो सकता है। इन दिस मोर देन वन फंक्शन कैन हैव द सेम नेम बट देयर विल बी डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। डेटा टाइप उसका अलग रहेगा। फंक्शन जो है उसका वन फंक्शन कैन हैव मोर देन वन फंक्शन कैन हैव सेम नेम बट देयर विल बी डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, डेटा टाइप। दिस वे प्रोग्राम बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड फ्लेक्सिबल टू। डेटा हम लोग ओवरलोडिंग का भी प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा कि ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कैसे होता है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ओवरलोडिंग की बात करें तो मोर देन वन फंक्शन कैन हैव द सेम नेम। एक ही नाम जो है कई फंक्शन में जा सकता है और उसके हिसाब से जहाँ कहीं भी उसके प्रोग्राम में ज़रूरत है उसका यूज़ करते हैं। कंपाइलर देखिए क्या होता है। कंपाइलर शुरू में मैंने आपको कहा ना टर्बो C++ इंस्टॉल कर लीजिए, वही तो था कंपाइलर। दिस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। आपने लिख दिया, मशीन को भी तो समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। बस वही काम तो कंपाइलर करता है कि ट्रांसलेट कर देता है प्रोग्राम हाई लेवल से लो लेवल प्रोग्राम की तरफ। आगे देखिए हाउ इज स्ट्रक्चर ऑफ एनी C++ प्रोग्राम। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी C++ प्रोग्राम का। पहला तो दो फॉरवर्ड स्लैश लगाया हुआ है, लिखा हुआ माय फर्स्ट एवर प्रोग्राम ऑफ STT हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। आप जहाँ भी C++ का प्रोग्राम देखेंगे इसी तरह से देखेंगे। अब देखिए हमें तो ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात मतलब बहुत सोच समझ कर रहा हूँ, ये C++ से ज़्यादा आसान पाइथन है अगर प्रोग्राम लिखने की बात करें तो। अब आम इंसान को IO स्ट्रीम इंट मेन ये सब नहीं समझ में आएगा, लेकिन पाइथन का तो स्टेटमेंट भी ऐसा रहता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। तो पाइथन का जो स्टेटमेंट है वो लिखना इससे भी आसान है। वो जब मैं उधर चलूंगा तो आपको पता लगेगा। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। अब हैश इंक्लूड देखिए जब हम लोग प्री प्रोसेसर हैश जो लगाया हुआ है वो इसलिए लगाया हुआ है कि हेडर फाइल में जो टू इंक्लूड हेडर फाइल इन प्री प्रोसेसर, जो ये वाला हेडर फाइल जो हमने डिफाइन किया है IO स्ट्रीम वाला, उसको हम लोग इंक्लूड करवा रहे हैं प्री प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पर जो हेडर हमने लिखा हुआ है हेडर फाइल IO स्ट्रीम, इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो जैसे हम IO स्ट्रीम लिखते हैं तो चूंकि इसके C++ की लाइब्रेरी में पहले से वहाँ पर स्टोर है कि किस कीवर्ड के अंदर और कौन कौन से पेरेंट्स के अंदर कौन कौन से हैं उनके डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कह लीजिए या उसके कंपोनेंट कह लीजिए। तो IO स्ट्रीम में जो C in C out वाला जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो इनपुट कराते हैं या आउटपुट कराते हैं, वो IO स्ट्रीम अगर आप नहीं लिखेंगे शुरू में तो प्रोग्राम वो काम ही नहीं करेगा। तो हैश इंक्लूड जब IO स्ट्रीम ही नहीं, हैश इंक्लूड आप बहुत सारा फंक्शन होता है, बहुत सारा आप उसमें आपको हेडर फाइल मिलेगा C++ में। जिस जैसा आपका प्रोग्राम है आप उसी हिसाब से आप प्री प्रोसेसर का या हेडर फाइल का आप उसमें हेडर फाइल का आप यूज़ करेंगे। एक math.h करके होता है, जब मैथ के फंक्शन को यूज़ करना रहता है तो हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड math.h। तो इसीलिए ये जो IO स्ट्रीम है ये अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है और जो कुछ समाये हुए है उसका मेन प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हैश इंक्लूड से हमने इन्वोक कर दिया अपना जो यहाँ पर जो हेडर फाइल है उसको, और उसके बाद देखिए इंट मेन करके लिखा हुआ है, मतलब इसके बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जो पैरेंथेसिस दिया हुआ है
C++ में यही प्रोग्राम को लिखने का तरीका है। यहाँ पर देखिए सी आउट कराया हुआ है, हेलो STET कैंडिडेट्स, तो वैसा ही का वैसा आपको प्रिंट करके दे देगा स्क्रीन पर, हेलो STET कैंडिडेट्स, सी आउट वैसा ही करवा देगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी ये तो ऐसे बचकाना प्रोग्राम था, ये तो बस बोलने के लिए, समझाने के लिए मैंने वहाँ पर। जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखेंगे तो ऊपर में बस समझ लीजिए कि ऊपर में जो आप हेडर फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर में सारा उसी पर खेल है। तो खैर आज के लिए बहुत हो गया, 15 मिनट से ऊपर हो गया। आगे मैं इसी तरह से कंटिन्यू करता रहूँगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक रिस्पांस सही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिस्पांस सही नहीं है। बहुत एफर्ट लगता है इस तरह कंटेंट बनाने में, और जो PDF मैंने बनाया था उसमें भी वही गड़बड़ी हुई है जिसका मुझे उम्मीद था। लोगों ने खूब शेयर किया है ग्रुप्स के अंदर, और उसका नतीजा ये हुआ कि हार्डली 20 लोगों ने उसमें मॉनेटरी हेल्प किया है, हार्ड 20-22 लोगों का, बाकी सारा का सारा वेस्ट हो गया। मतलब इतना कम, ये तो हद, ये तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैक पर है। मतलब जितना टाइम जाता है वो तो कहीं से भी कॉम्पेंसेट हो ही नहीं पाता। खैर एनी हाउ, जो कुछ भी है अभी के लिए बस यही कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट्स तक। अभी के लिए इतना ही। आगे मैं C++ के और टॉपिक्स तक चलूँगा। कोशिश रहेगी कि आपको आसान भाषा में हर एक टर्म को, जो पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, आपने चूँकि प्रैक्टिकली देखा नहीं ना, इसलिए हो सकता है अभी आपको दिमाग में उतना क्लैरिटी नहीं आया। जब प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पर या ओवरलोडिंग पर, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो खैर अभी के लिए ये सारी चीज़ें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।